कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं, उससे लड़ना है। हम कोरोना वायरस के ऊपर लास्ट टाइम भी बात की थी, कोशिश करें उस बात को आज कंप्लीट करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह कि कोरोना अभी गया नहीं है और उसके बारे में हमें कॉन्शियस होना और उसके बारे में अपनी तैयारी करना इंतहाई ज़रूरी है। ये वायरसेस का मसला ये है कि ये म्यूटेट होते हैं, ये अपनी शक्लें चेंज करते रहते हैं, इनके डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं जो कि दुनिया में आ भी चुके हैं। इस वक्त का टाइम हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जंगों की तैयारी का जो सही टाइम है वो अमन के दिन होता है। जब जंग लग जाती है, जब शुरू हो जाती है तो फिर तैयारियां नहीं की जाती, तो जंग लड़ी जाती है। जिसकी फ़ौज जितनी मजबूत होती है वो जीत जाता है। तो ये वो राइट टाइम है। आपको याद है पिछले साल इन दिनों के बाद ही हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ था। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर दोबारा आता है, उसको प्योर वेरिएंट आता है, तो हमने अपनी जंगों को अपनी फ़ौजों को तैयार करना है। वायरसेस दुनिया के अंदर तकरीबन इंसान के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख वायरसेस की वैरायटियां हैं। 20 से 30 लाख ये अंदाज़ा है अभी। 20 से 30 लाख इकसाम के वायरसेस दुनिया में अवेलेबल हैं। 7000 के करीब वायरसेस के ऊपर इंसान ने डिटेल में तहकीक कर ली है। कोई गारंटी नहीं है कि ये कोरोना आखिरी वायरस था, अल्लाह ना करे। उससे पहले डेंगू, वो भी एक वायरस की बीमारी है। एड्स, वो भी वायरस की बीमारी है। इबोला वायरस, वो भी वायरस की बीमारी है। ये सारे वायरस ही हैं। चिकन पॉक्स निकलता है हाथों के ऊपर, वो भी वायरस की बीमारी है। ठीक है, ये फ्लू होता है, वो भी वायरस की बीमारी है। डायरिया आजकल गर्मियों में ख़ास तौर पे बच्चों को होता है, रूटा वायरस, वो भी वायरस की बीमारी है। तो वायरसेस हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। मुख्तलिफ इक़साम के हैं। कुछ पौधों को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ इंसानों को इफ़ेक्ट करते हैं। बात का तो इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो ये जो हमारी एहतियातें हैं, जो हम जनरली आर्टिफिशियल एहतियातें करते हैं, उनकी अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मिसाल के तौर पर डेंगू आया, तो डेंगू के मतलब हम मच्छरों से मॉस्किल लगा लें और मच्छरों से डर जाएँ, हमने पूरी एहतियात की, तो ये दूसरा आ गया। ठीक है, एड्स है, उसका ट्रांसफ़र होने का अपना तरीका है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है, वायरस को डील करने के लिए हमारा सबसे मजबूत हथियार हमारा इम्यून सिस्टम है। कुदरत ने इतना डिटेल्ड, डेडिकेटेड और इतना इंटेलिजेंट इम्यून सिस्टम हर जानदार को दिया है। इस पौधे का भी इम्यून सिस्टम है, जानवर का भी, जो बैक्टीरिया होता है उसके पास भी एक अपना इम्यून सिस्टम है, और इंसान के पास तो ज़ाहिर है उसके पास भी है। हमने इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को जानना है। हमने लास्ट टाइम बात की थी, कोशिश करेंगे, कहा था कि ये जाने, आप लोगों को कन्विंस करूँ कि इम्यून सिस्टम पर रिलाई करें। इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को या हम अपनी इन अफवाज को मजबूत कर सकते हैं, और वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो बात की थी बहुत मुख्तसर सा, मैं उसको समराइज़ करूँगा। हमने बताया था, हमने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल शेयर करने की कोशिश की थी कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल ऐसे काम करता है जिस तरह से मुल्कों की अफवाज काम करती हैं। जैसे हमारे मुल्क का या किसी मुल्क का डिफेंस सिस्टम काम करता है। वो कैसे काम करता है, हमने कहा था तीन बड़े उसके हम कह लें कि तीन बड़े तरीके हैं। एक तो सरहदें होती हैं, सरहदों से प्रोटेक्ट किया जाता है अपने मुल्क को, और उसके ऊपर खड़े हुए रेंजर्स प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी फ़ौजें होती हैं, हमारी अफवाज हैं, हमारी बहरिया है, हमारी जो नेवीज़ हैं, और हमारी जो एयर फोर्सेस हैं, ये फ़ौज, और उसके साथ मिलके पुलिस ये प्रोटेक्ट करती है। ये जनरलाइज फ़ौजें होती हैं, जिसको कोई भी थ्रेट नज़र आता है उसके ऊपर हमला करती हैं या उससे मुल्क को महफूज करती हैं। और तीसरी फोर्स हमने डिस्कस किया था, जो कि वो है डेडिकेटेड फोर्सेस, जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, जिस तरह से ये एलीट फोर्स है बनाई गई है, जिस तरह से ये डॉल्फिन फोर्स है स्ट्रीट क्राइम के लिए बनाई गई है, जिस तरह से एंटी टेररिज्म फोर्स है। हमारे इम्यून सिस्टम में बिल्कुल इसी तरह से है। सरफेस बैरियर हमने डिस्कस किया था, जो सरहदें हैं वो कौन सी हैं। यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की सरहद हमारी नेज़ल कैविटी है। ये नेज़ल कैविटी हमारी एक मुट्ठी के बराबर ये स्पेस एरिया है। जब हम नेज़ल ब्रीथ करते हैं, मेक श्योर करते हैं नाक से सांस लेना, तो यहाँ प्रोसेस होती है, हमारी जो हवा है वो यहाँ प्रोसेस होती है। उसमें से बैक्टीरिया, वायरसेस को निकाल दिया जाता है, ट्रैप किया जाता है, उसको वार्म किया जाता है, उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, और एक नीट एंड क्लीन और ऐसी कंडीशन की हवा अंदर ये हिस्सा लेके जाता है लंग्स में, जिसकी उसको ज़रूरत है। हमने डिस्कस किया था 50% से ज़्यादा लोग रिसर्च के मुताबिक माउथ ब्रीदिंग करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, जिससे ये सारा बैरियर हमारा ख़त्म हो जाता है।
और 90% लोगों को तो नाक से भी सही तरह सांस लेने नहीं आता। तो हमने डिस्कस किया था कि TWC के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये एफर्ट ज़रूर है कि लोगों को ब्रीथिंग रोज़ाना सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो ये हमारा जो फर्स्ट बैरियर है, हमारी जो सरहदें हैं ये मजबूत हो जाती हैं कोरोना के हवाले से अगर हम सिर्फ सीख लें और प्रैक्टिस कर लें नोज ब्रीथिंग, नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, ना कि माउथ ब्रीथिंग को हम करें। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी इम्यून, हमारी मुल्क के दूसरी फौज कौन सी है, वो अफवाज और ये एयरफोर्स और उसके अलावा नेवीज़ और पुलिस, ये हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है। हमने लास्ट टाइम भी अगेन बात की थी, बिल्कुल जैसे ये तमाम फौजें हमारे अंदर भी फौजें हैं, उनके अपने तरीक़ाकार हैं काम करने के। वो वायरस को, बैक्टीरिया को देखते हैं, कई ऐसे हैं उसके अंदर फौजें जो उसको खा लेती हैं, कई ऐसे हैं उसके ऊपर हमला करती हैं। अच्छा, इनेट इम्यून सिस्टम का एक वायरस के ख़िलाफ़ बड़ा ही मजबूत और बेहतरीन हथियार है, बारूद है उसके पास सर। वायरस के लिए उसके पास एटम बम है, लेकिन नहीं ज़्यादा लोगों के नॉलेज में होता। उसका नाम है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन आपको याद होगा जब हेपेटाइटिस बी और सी लोगों को होता था तो इंटरफेरोन की ट्रीटमेंट होती थी जो लाखों रुपयों की होती थी। वो ये इंटरफेरोन ही थे जो आर्टिफिशियल बाहर से बॉडी में लगाए जाते थे और वो हेपेटाइटिस के वायरस को जाकर किल करते थे। ये इंटरफेरोन असल में हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है और हमारी ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है, इसके सेल्स बनाते हैं। ये मजबूत तरीन बॉम्ब है, ये वायरस को देखता है, बॉडी में इंटरफेरोन पैदा होते हैं और उसको जाके अटैक करते हैं, वायरस खत्म हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटरफेरोन क्या हर वक्त अवेलेबल होता है? नहीं, ज़रूरत के वक्त बनता है। कब बनता है? आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के कि कुदरत का निज़ाम है ना, कुदरत के निज़ाम के मुताबिक बॉडी में इंटरफेरोन जो ये बरूद है, ये उस वक्त बनना शुरू होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड होता है। इसलिए जो वायरल बीमारियां हैं, जब वायरस का बुखार होता है किसको, तो उसका बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि यार हल्का सा बुखार हो, आप पैरासिटामोल लें, बुखार को ना होने दें। ये कुदरत के निज़ाम के अंदर इंटरफेरेंस है। कुदरत ने बुखार क्यों किया, बुखार क्यों किया, टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, उसके पीछे एक साइंस है। ये इस कोरोना के ऊपर स्पेसिफिकली जो रिसर्च हुई है, डिटेल्ड रिसर्च है कि जिन लोगों में उन्होंने बुखार हुआ अच्छा लेवल का और वहाँ पे इंटरफेरोन्स बने तो उनका इस स्टेज के ऊपर ही वायरस किल होगा। अब इसके लिए हम डिटेल में किस टाइम में इस पूरा ये प्रोसेस बात कर लेंगे। हमने याद होगा वो जिस्म को गर्म करने की भी बात की थी, जो सर्दियों में आएंगे उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, वो भी इसी का हिस्सा है। थर्मोजेनेसिस कहते हैं। एक साइंसदान था, डॉक्टर था, दिमाग का डॉक्टर था, न्यूरोसिफिलिस के नाम से बीमारी थी जो कि बैक्टीरिया करता है। तो उसने उसको लाल आई थी, ये 1925 की बात है, 1920-25 की बात है। उसने ये नोटिस किया कि उसके मरीज़ों के अंदर वो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उस वक्त एंटीबायोटिक भी नहीं बनी थी, तो जिसका वो वायरस बैक्टीरिया बिगड़ था वो मर जाता था, जैसे आप कोरोना के मुताबिक है। उसने नोटिस किया कि उसके जिन लोगों को बुखार होता है ना, वो इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। उसने फिर ये किया कि उसने अपने मरीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपने मरीज़ों को मलेरिया, न्यूरोसिफिलिस के मरीज़ को उसने मलेरिया कर दिया। अब मलेरिया में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। वो मलेरिया हुआ, यानी आर्टिफिशियली उसको बुखार करवाया, उस टेम्परेचर हाई होने से उसके इंटरफेरोन्स बढ़े और उन्होंने उस बैक्टीरिया को उन्होंने किल कर दिया। तो बाद में उन्होंने मलेरिया की दवा तो उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने मलेरिया को ठीक कर दिया। तो कहने का मकसद है कि कुदरत के निज़ाम को हम अंडरस्टैंड करें, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें, और वो खुद ही काफ़ी है इन बैक्टीरिया, वायरसेस और इन तमाम बीमारियों को हैंडल करने के लिए। इनेट इम्यून सिस्टम के और भी तरीके हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक मैंने उसका तरीका आपसे डिस्कस किया। तीसरा इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है, जो लास्ट टाइम मिस हुआ था, दैट वाज एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी डेडिकेटेड फोर्सेस। ये फोर्सेस बनाई ही किसी ख़ास मकसद के लिए जाती हैं और उनका हथियार होता है। उनका वायरस को जब अगर इस लेयर से वायरस बच के अगर आगे चला गया तो उनका वो अपना हथियार इस्तेमाल करती हैं, और उनका हथियार जो उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। देखें हम कह रहे हैं कि कितने 25 से 30 लाख इकसाम के वायरसेस अभी तक इंसान के इल्म में है कि हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर वायरस के मुतालिक उसके लिए एंटीबॉडी बनाने की इस हमारे जिस्म के अंदर, इस एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर सलाहियत है। ख़ास उस वायरस के लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और एंटीबॉडी किल करती है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो खुली इन्वॉल्व होते हैं उनको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है।
अब वैक्सीन क्या करती है? यहाँ एक आर्टिफिशियल मीन हम यूज़ करते हैं। वैक्सीन कुछ भी नहीं करती। वैक्सीन के अंदर क्या दवाई होती है? वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं होती वैक्सीन के। वैक्सीन के अंदर ये जो कोरोना के लेट से वैक्सीन आएगी, इसके अंदर कोरोना का उन्होंने अधमुआ या मुर्दा कह लें या इनएक्टिव वायरस डाला हुआ है। वो हमारे जिस्म के अंदर वो इनएक्टिव वायरस इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, ताकि इम्यून सिस्टम को, जो हमारा तीसरी लेयर है इम्यून सिस्टम की, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, उसको पता चल जाए कि ये ऐसा होता है और वो उसके मतलब एंटीबॉडीज़ बना ले। एंटीबॉडी जिस्म ने ही बनानी है, इम्यून सिस्टम ने बनानी है और एंटीबॉडीज़ ने किल करना है, वैक्सीन ने नहीं बनानी। अब अगर किसी का इम्यून सिस्टम सेहतमंद है, उसके सरफेस बैरियर, वो नोस्ट्रल ब्रीदिंग करता है, नोज ब्रीदिंग करता है, उसका जो इनेट इम्यून सिस्टम, उसके अफवाज भी मजबूत हैं, पहले तो वायरस यहाँ से नहीं जाएगा। अगर यहाँ से चल जाएगा तो हमारा दूसरा डिफेंस सिस्टम जो फौजें हैं वो उसको किल करेंगी इंटरफेरॉन के जरिए और बहुत से और मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब अगर यहाँ से बच के भी आगे जाएगा तो इस दौरान में जो तीसरी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, डेडिकेटेड फोर्सेस हैं, उनको वक्त मिल जाएगा तैयारी करने का, एंटीबॉडीज़ बनाने का, क्योंकि उसको रिकग्नाइज करना और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना भी एक उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बना लेगा और वो इंसान ठीक हो जाएगा। अब 80% से ज़्यादा लोग तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं ना, वो वही हैं जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। 50% लोगों को तो पता भी नहीं चलता उनका इम्यून सिस्टम, इसका मतलब मजबूत है। तो की जो है इसके अंदर वो हमारा इम्यून सिस्टम है, की हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ित है, हमारा डिफेंस है बॉडी का, इसको बेहतर रखना है, इसने लड़ना है, हमने नहीं लड़ना। ना हम लड़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अगेन कहूँगा, ये SOPs की अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इनको अडॉप्ट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, हाथ को धोना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इस पर 100% रिलाय कर लूँ, ये तरीके से मैं लड़ लूँगा, तो मैं नहीं लड़ सकता। इसका किरदार 10% होगा। या मैं कहूँगा वैक्सीन आके लड़ लेगी तो वो उसके भी अपने इश्यूज़ हैं, कब आएगी, कितने की आएगी, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं। हमने अपने इम्यून सिस्टम को, अपने डिफेंस सिस्टम को अगर मजबूत कर लिया, यकीन कीजिए आज कोरोना आया, कल कोई और आएगा, परसों और आएगा, कई बीमारियां आ चुकी हैं, कई आएंगी, हमें परवाह ही नहीं होगी, ये खुद ही देखेगा, रिकग्नाइज करेगा और उसको खुद ही अटैक करके ख़त्म कर देगा। राइट जी। अब बात आती है कि इम्यून सिस्टम जो है ये क्या चीज़ें हैं इसको मजबूत करने के लिए और क्या चीज़ें जो उसको कमज़ोर करती हैं। कमज़ोर के हवाले से 3 S आप याद रखें। 3 S जो हैं वो इम्यून सिस्टम के दुश्मन हैं। वो इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, यानी सारे के सारे इम्यून सिस्टम के हिस्सों को, खासतौर पे सेकंड लाइन और थर्ड लाइन वाले को। वो कौन सी हैं जी? उसके ऊपर नंबर 1 के ऊपर जो S है दैट इज़ शुगर, चीनी। चीनी कैसे करती है? चीनी जो इम्यून सेल है ना, हमारा जो इम्यून सेल है जिसने जाके लड़ना है, ये उसके अंदर घुस जाती जाके, उसकी ताकत होती है विटामिन सी। विटामिन सी हम जब लेते हैं तो इम्यून सेल के अंदर जाता है और उसकी ताकत बनता है। चीनी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो विटामिन सी से बिल्कुल मिलता जुलता है। चीनी जो है ना भाग के विटामिन सी की जगह पे उस सेल में चली जाती है और उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन, मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं आई इनकरेज कि आप इसको जाके इंटरनेट पे जाएं और इसको आप वेरीफाई करें, आप इसको खुद से भी पढ़ें। चीनी जब हम खाते हैं तो वो इम्यून सेल के अंदर जाके विटामिन सी की जगह ऑक्यूपाई कर लेती है और उसको कमज़ोर कर देती है, क्योंकि चीनी के अंदर तो सलाहियत थी ना लड़ने की सलाहियत थी विटामिन सी के अंदर। चीनी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, चीनी सिर्फ टेस्ट के लिए, ये कोई डाइट नहीं है। तो एक अगर कोल्ड ड्रिंक, एक रिसर्च आई थी कि एक कोल्ड ड्रिंक अगर इंसान पीता है उसके अंदर क्योंकि 8 चम्मच चीनी के होते हैं, तो वो तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए उस बंदे का इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो नंबर 1 S इज़ शुगर। नंबर 2 S इज़ स्लीप। हमारी नींद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम रात के वक्त काम करता है सर। इम्यून सिस्टम जब हम सोए होते हैं तो उसके जो ट्रू आवर्स हैं वो 10 से लेके 2 बजे तक का टाइम है। 10 से 2 के टाइम में अगर आप भरपूर अच्छी गहरी नींद में सोए हुए हैं तो आपके ये सारे प्रोसेस, ये एंटीबॉडीज़ बनाना, ये इंटरफ्रोन्स बनाना, ये वायरस को देखना, रिकग्नाइज करना, अटैक करना, ये सारे काम बॉडी रात के वक्त करती है अगर हम सही नींद में सोए हुए हैं और अर्ली आवर्स की नींद। तो दूसरा दुश्मन जो है नींद का ना होना इम्यून सिस्टम को। और तीसरा जो S है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपने ली है किसी किस्म की तो स्ट्रेस में आपकी बॉडी एमरजेंसी मोड में आ जाती है। मैं किस टाइम डिटेल में बात करूँगा।
हम लास्ट टाइम कुछ की भी थी, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर बॉडी स्ट्रेस में रही है तो बिल्कुल बॉडी का मोड चेंज हो जाता है और हम एमरजेंसी मोड में बॉडी आ जाती है और इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है। तो स्ट्रेस को हमने रिलीव करना। अब वो चीज़ें कौन सी हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, उसके अंदर यही हैं कि हमने नींद पूरी लेनी है, हमने चीनी से अवॉइड करना है, हमने स्ट्रेस रिलीव करनी है। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए योगा, मेडिटेशन, नमाज बेहतरीन तरीके हैं। रिवर्स कर लीजिए, नमाज सबसे पहले दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बेहतरीन हमारे पास टूल। और उसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं। विटामिन डी का मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात किया था, बहुत ज़्यादा किरदार है इसके अंदर। विटामिन डी ग्लोबली पूरी दुनिया में इसकी कमी है और सिर्फ धूप में बैठ जाने से विटामिन डी पूरा नहीं होता। ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है जो विटामिन डी बनता है, जिस कोलेस्ट्रॉल को हम गालियाँ निकालते हैं, बुरा कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल असल में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे, वक्त कम है। तो उसके लिए अपना विटामिन मैं स्ट्रॉन्गली इंकरेज करूँगा, अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएँ और उस अपने डॉक्टर जाकर रिपोर्ट दिखाएं, उसके लिए सप्लीमेंट लिखवाएं। अपने आप को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लाजमी दीजिए, क्योंकि अगर किसी में कमी है तो सिर्फ धूप में बैठ जाने से वो कमी पूरी नहीं होगी, उसको सप्लीमेंट पूरा करेगा। उसका कैप्सूल अवेलेबल होता है, मुनासिब कीमत में है। अदरवाइज रोज़ाना 1 महीने वाला होता है, एक रोज़ाना वाला होता है। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। विटामिन सी आजकल ज़ाहिर सिट्रस फ्रूट भरपूर अवेलेबल हैं, उनको खाइए, जूस में पीजिए, पूरा फ्रूट खाइए। और विटामिन उसके अलावा जिंक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जिंक के सोर्सेज बड़े कम होते हैं। जिंक का जो बेहतरीन मैंने एक फूड सोर्स बताया था वो कलेजी बताई थी। कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया, ज़रा उनके इल्म में नहीं था कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। सच बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल की जो थ्योरी है वो नाकाम हो चुकी है और वो झूठ साबित हो चुकी है। ये चीज़ें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती, अगर बढ़ता है तो बॉडी के ये वो कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह नहीं होता। अगेन वक्त की कमी है, मैं डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगा उन दोस्तों को। तो उससे आपने नहीं डरना। आप रेड मीट इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेहतरीन किस्म होती है किसी भी विटामिन या मिनरल्स की, वो गोश्त के अंदर होती है। सब्ज़ी फ्रूट में जो किस्म है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो रेड मीट इस्तेमाल कीजिए और देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब ये नहीं होता कि कलेजी बता दी तो आपने रोज़ाना किलो कलेजी खा जानी है। तो ये बताया मतलब आप हफ्ते में 100 ग्राम जितनी, आध पाव से कम एक इंसान खा ले हफ्ते में, तो आपकी बॉडी को विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन ई भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, बॉडी को जिंक भी मिलेगा। तो रीज़नेबल तरीके से, इस तरह गोश्त है उसको भी एक्सेस नहीं लेना, रीज़नेबल क्वांटिटी के अंदर रूटीन में उसको इस्तेमाल करना, खाना है। तो ये चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हमें वो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन डी सर पूरा कीजिए, मैं कहीं समराइज़ करूँगा। जिंक अपना जो है वो पूरा कीजिए और उसके अलावा विटामिन सी को अच्छी मिकदार के अंदर ले लीजिए। हेल्दी खाइए, कुदरत का बनाया हुआ होल फूड खाइए, इनके अंदर ये और इसके अलावा और बहुत से विटामिन मिनरल्स अवेलेबल होते हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की फैक्ट्स को आसान ज़बान में ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाने की, मैं कामयाब होऊंगा। अगर आप समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप चाहें इसको क्रॉस चेक कीजिए, बाकी दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों को यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे एक्सरसाइज भी करवाते हैं और यहाँ पे हम ये सेहत के मुतालिक बातें और खुराक के मुतालिक चीज़ें भी आपको करते हैं। जज़ाकल्लाह।